तो आप सभी को मेरा नमस्कार। आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे। चैनल को शेयर करो और सब्सक्राइब करो। सब्सक्राइब करने के पैसे नहीं लगते हैं, प्लीज़ सब्सक्राइब करें। आपसे निवेदन है मेरा, हाथ जोड़कर विनती करती हूँ कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें। छत्तीसगढ़ी बोली हिंदी की किस उपभाषा वर्ग के अंतर्गत आती है? पूर्वी हिंदी के अंतर्गत आती है। छत्तीसगढ़ी बोली हिंदी की पूर्वी हिंदी उपभाषा वर्ग के अंतर्गत आती है। पूर्वी हिंदी के अन्य बोलियां अवधी और बघेली हैं। ताले के पानी पताले गए, बेटी पुरैन गई कुमलाइन हो, गंगा जमुना बीच रेती परंतु है, कैसे के रचऊ ब्याह रे। उक्त गीत किस बोली का है? किस बोली का है? अवधी का है। अतः उक्त गीत में अवधी बोली का प्रयोग हुआ है। अवधी बोली पूर्वी हिंदी के अंतर्गत आती है। पूर्वी हिंदी का विकास अर्धमागधी अपभ्रंश से हुआ है। पूर्वी हिंदी के अंतर्गत 3 बोलियां आती हैं, अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी। हिंदी का पाणिनि किसे कहा जाता है? कामता प्रसाद गुरु को कहा जाता है हिंदी का पाणिनि कामता प्रसाद गुरु को कहा जाता है। अंबिका प्रसाद वाजपेयी ने किशोरी दास वाजपेयी के ब्रज भाषा का व्याकरण को हिंदी के व्याकरण का व्याकरण कहा है। अंबिका प्रसाद वाजपेयी ने किशोरी दास वाजपेयी के ब्रज भाषा का व्याकरण को हिंदी के व्याकरणों का व्याकरण कहा है। निम्नलिखित में से भाषा की प्रमुख प्रकृति कौन सी है? प्रकृति कौन सी है? जटिलता से सरलता की ओर प्रमुख प्रकृति है। प्रत्येक भाषा का प्रमुख लक्षण यह होता है कि भाषा सदैव कठिनता से सरलता की एवं स्थूलता से सूक्ष्मता की ओर प्रवाहित होती है। भाषा भावों तथा विचारों की वाहिका होती है। अपनी इसी गुण के कारण उसका निरंतर विस्तार और विकास होता रहता है। अंगिका किस राज्य की बोली है? अंगिका बिहार राज्य की बोली है। अंगिका बिहार राज्य की बोली है। बिहार प्रांत में भागलपुर के निकटवर्ती प्रदेश का नाम अंग था, जिसकी राजधानी चंपा थी, जिसका आधुनिक नाम चंपारण है तथा यहाँ पर बोली जाने वाली बोली का नाम अंगिका है। बिहार में बोली जाने वाली अन्य बोलियां भोजपुरी, मगही, मैथिली, इन चारों बोलियों को एक वर्ग में मानकर बिहारी हिंदी का नाम दिया गया है। त्रिलोचन शास्त्री की कविताएं हिंदी के अतिरिक्त किस अन्य उपभाषा में है? मैथिली। त्रिलोचन शास्त्री की कविताएं हिंदी के अतिरिक्त अन्य उपभाषा मैथिली में भी है। इन्हें वासुदेव सिंह के नाम से भी जाना जाता है। त्रिलोचन शास्त्री हिंदी साहित्य के प्रगतिशील काव्य आंदोलन के प्रमुख कवि हैं। उनकी प्रमुख कृति धरती दिगंत ताप में ताए हुए दिन, अमोला आदि। किस विद्वान ने देवनागरी लिपि के स्थान पर रोमन लिपि स्वीकार करने का सुझाव दिया गया है? सुनीति कुमार चटर्जी। सुनीति कुमार चटर्जी ने देवनागरी लिपि के स्थान पर रोमन लिपि स्वीकार करने का सुझाव दिया था। रोमन लिपि वर्णनात्मक होने के कारण संसार की सर्वोत्तम लिपियों में समझी जाती है। उकार बहुला बोली मानी जाती है। छत्तीसगढ़ी उकार बहुला छत्तीसगढ़ी बोली मानी जाती है। अवधी, बघेली, उदासीन आकार बहुला तथा भोजपुरी इकार बहुला पाली भाषा की समय सीमा मानी जाती है। पाली भाषा की समय सीमा 500 ईस्वी पूर्व से प्रथम शताब्दी तक मानी जाती है। पाली भाषा का समय 500 ईस्वी से प्रथम शताब्दी ईस्वी तक माना जाता है। भारत की आर्य भाषा के काल का सामान्य 3 कालखंडों में विभाजित किया गया है। प्राचीन आर्य भाषा काल ईस्वी पूर्व 1500 ईस्वी से 500 ईस्वी पूर्व तक। भारतीय आर्य भाषा काल ईस्वी पूर्व 500 से 1000 ईस्वी तक। आधुनिक भारतीय आर्य भाषा काल 1000 से अब तक। मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा काल में 3 भाषाएं विकसित हुई हैं। पाली भाषा 500 ईस्वी पूर्व से प्रथम
शताब्दी तक प्राकृत भाषा, प्रथम शताब्दी से ईस्वी 500 ईस्वी तक अपभ्रंश भाषा 500 से 1000 ईस्वी तक है। निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता देवनागरी में नहीं है? विकास की दृष्टि से यह लिपि ब्राह्मी एवं खरोष्ठी की समकालीन है। देवनागरी की विशेषता के संबंध में प्रस्तुत कथन विकास की दृष्टि से यह लिपि ब्राह्मी एवं खरोष्ठी की समकालीन गलत है। हिंदी जिस लिपि में लिखी जाती है उसे देवनागरी लिपि कहा जाता है। विश्व की सभी भाषाओं की अपनी लिपियां हैं, जैसे अंग्रेजी रोमन लिपि, उर्दू फारसी लिपि में तथा पंजाबी गुरुमुखी लिपि में लिखी जाती है। प्राचीन भारत की 2 लिपियां थीं, ब्राह्मी लिपि एवं खरोष्ठी लिपि। ब्राह्मी लिपि में देवनागरी लिपि विकसित हुई है। ओ और औ किस प्रकार के वर्ण हैं? कंठोष्ठ। ओ और औ कंठोष्ठ वर्ण हैं। स्वरों का उच्चारण स्थान कंठ ए आ, तालव्य ई ओष्ठ उ ऊ, कंठ तालव्य ए ऐ। हिंदी भाषा की उत्पत्ति हुई है। हिंदी भाषा की उत्पत्ति शोरसेनी अपभ्रंश से हुई है। हिंदी भाषा की उत्पत्ति शोरसेनी अपभ्रंश से हुई है। शोरसेनी अपभ्रंश पश्चिमी हिंदी, खड़ी बोली, कोरवी, ब्रजभाषा, हरियाणवी या बंगरू, बुंदेली, कन्नौजी, राजस्थानी हिंदी, पूर्वी राजस्थानी मारवाड़ी, पूर्वी राजस्थानी जयपुरी, पश्चिमी राजस्थानी मारवाड़ी, पूर्वी राजस्थानी जयपुरी, उत्तरी राजस्थानी मेवाती और दक्षिणी राजस्थानी मालवी, पहाड़ी हिंदी कुमाऊनी, गढ़वाली, नेपाली, गुजराती हिंदी। देवनागरी लिपि के स्वर वर्णों की संख्या कितनी है? 11। हिंदी में देवनागरी वर्णमाला में कुल 52 ध्वनियां हैं, जिन पर स्वर की संख्या 11, व्यंजन वर्णों की संख्या 33 स्वीकार की जाती है। 4 संयुक्त व्यंजन हैं, 2 अयोग वा है, 2 द्विगुण व्यंजन होते हैं। इनमें से कौन सी राजस्थान की बोली नहीं है? बुंदेली, मारवाड़ी, पश्चिमी राजस्थानी, मेवाती, उत्तरी राजस्थानी, मालवी, दक्षिणी राजस्थानी तथा जयपुर पूर्वी राजस्थानी शोरसेनी अपभ्रंश की राजस्थानी हिंदी उपासक की बोली है, जबकि बुंदेली, कन्नौजी, खड़ी बोली, कोरवी, ब्रजभाषा तथा हरियाणवी, बांगरू आदि शोरसेनी अपभ्रंश की पश्चिमी हिंदी उपभाषा की बोली है। किसी सीमित क्षेत्र में बोली जाने वाली स्थानीय भाषा को कहते हैं बोली। क्या कहते हैं? बोली। किसी सीमित क्षेत्र में बोली जाने वाली स्थानीय भाषा को बोली कहते हैं, जैसे अवधी, ब्रजभाषा, मगही, बुंदेली आदि। राष्ट्रीय भाषा किस राष्ट्र की भाषा होती है? किसी राष्ट्र की भाषा होती है, जबकि राजभाषा द्वारा सरकार तथा सरकारी कार्यालयों में कार्य किया जाता है। कन्नौजी हिंदी किस उपभाषा की एक बोली है? कन्नौजी हिंदी पश्चिमी हिंदी की एक उपबोली है। कन्नौजी हिंदी पश्चिमी हिंदी उपभाषा की एक बोली है जो शोरसेनी अपभ्रंश के अंतर्गत आती है। पूर्वी हिंदी के अंतर्गत अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी आती हैं। राजस्थान के अंतर्गत पश्चिमी राजस्थान मारवाड़ी, पूर्वी राजस्थान जयपुरी, उत्तरी राजस्थान मेवाती और दक्षिणी राजस्थान मालवी तथा पहाड़ी हिंदी के अंतर्गत कुमाऊनी, गढ़वाली, नेपाली आती हैं। इनमें से कौन सी बोली पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत आती है? पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत अवधी आती है। अवधी बोली पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत नहीं आती है। खड़ी बोली, कन्नौजी और ब्रजभाषा आती है पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत। ये नहीं वाले क्वेश्चनों में गलतियां होती है ना बार बार, कि नहीं का ध्यान नहीं जाता है। अवधी बोली पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत नहीं आती है। अवधी बोली पूर्वी हिंदी के अंतर्गत आती है। पूर्वी हिंदी में अवधी बोली छत्तीसगढ़ी बोलियां हैं, जबकि पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत
खड़ी बोली कोरवी, हरियाणवी, बागरू, ब्रजभाषा, बुंदेली, कन्नौजी बोलियां आती हैं। लिखित भाषा में विचारों को कैसे व्यक्त करते हैं? लिखकर। लिखित भाषा में विचारों को लिखकर व्यक्त करते हैं। इसमें से एक व्यक्ति लिखकर अपने विचार प्रकट करता है और दूसरा व्यक्ति पढ़कर उसकी बात समझता है। लिखित भाषा के उदाहरण पत्र, समाचार पत्र, पत्रिकाएं, लेख, कहानी, संस्मरण आदि। निम्नलिखित में से कौन सी पश्चिमी हिंदी की बोली नहीं है? डोगरी नहीं है। डोगरी पश्चिमी हिंदी की बोली नहीं है। पश्चिमी हिंदी की बोलियां हैं खड़ी बोली, बांगरू, हरियाणवी, ब्रज, बुंदेली और कन्नौजी आदि। मालवी किस उपभाषा की बोली है? मालवी राजस्थानी भाषा की उपबोली है। मालवी राजस्थानी उपभाषा की बोली है। राजस्थानी उपभाषा के अंतर्गत 4 प्रकार की बोलियां आती हैं: मारवाड़ी, जयपुरी, ढूंढाड़ी, मालवी, मेवाती। मालवी बोली इंदौर, देवास, रतलाम आदि जिलों में बोली जाती है। रामपुर, मुरादाबाद, बिजनौर, मेरठ, देहरादून, मैदानी भाग और सहारनपुर की बोली। खड़ी बोली सहारनपुर की। खड़ी बोली शोरसेनी अपभ्रंश की पश्चिमी हिंदी उपभाषा की बोली, जिसका बोली क्षेत्र रामपुर, मुरादाबाद और बिजनौर, मेरठ, देहरादून, दिल्ली, गाजियाबाद, सहारनपुर आदि। गढ़वाली बोली शोरसेनी अपभ्रंश के पहाड़ी हिंदी उपभाषा की बोली है, जिसका क्षेत्र टिहरी, गढ़वाल, चमोली, उत्तरकाशी। बांगरू हरियाणवी बोली शोरसेनी अपभ्रंश के पश्चिमी हिंदी उपभाषा की बोली है, जिसका क्षेत्र हरियाणा राज्य है। छत्तीसगढ़ी बोली अर्धमागधी अपभ्रंश की पूर्वी हिंदी उपभाषा की बोली है, जिसका क्षेत्र छत्तीसगढ़ी राज्य है। बिहारी हिंदी का विकास किस प्राकृत या अपभ्रंश से माना गया है? मागधी। बिहारी हिंदी का विकास मागधी प्राकृत या अपभ्रंश से माना गया है। बिहारी हिंदी के अंतर्गत 3 प्रकार की बोलियां आती हैं: मगही, मैथिली, भोजपुरी, जबकि शोरसेनी अपभ्रंश के से पश्चिमी हिंदी तथा राजस्थानी हिंदी का विकास हुआ है तथा अर्धमागधी अपभ्रंश से पूर्वी हिंदी का तथा पैशाची अपभ्रंश से पंजाबी, लेहंदा भाषाओं का विकास हुआ है। हिंदी की कितनी उपभाषाएं हैं? 5 उपभाषाएं हैं। हिंदी की 5 उपभाषाएं। इन उपभाषाओं की बोलियां इस प्रकार हैं: पश्चिमी हिंदी, खड़ी बोली, हरियाणवी, ब्रजभाषा, बुंदेली, कन्नौजी। राजस्थानी हिंदी मारवाड़ी, जयपुरी, मेवाती, मालवी। पूर्वी हिंदी अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी। बिहारी हिंदी भोजपुरी, मगही, मैथिली। पहाड़ी हिंदी कुमाऊनी और गढ़वाली। भाषा विज्ञान की दृष्टि से प्रयत्न लाघव का अर्थ है उच्चारण की सुविधा। भाषा विज्ञान की दृष्टि से प्रयत्न लाघव का अर्थ उच्चारण की सुविधा है। आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं के उदय के पूर्वी आर्य भाषा का कौन सा रूप विद्यमान था? अपभ्रंश। आधुनिक भारतीय आर्य भाषा के उदय के पूर्व आर्य भाषा अपभ्रंश रूप विद्यमान था। भारतीय आर्य भाषा को 3 कालों में विभक्त किया गया है, जो निम्नवत है। प्राचीन भारतीय आर्य भाषा 1500 ईस्वी पूर्व से 500 ईस्वी पूर्व तक वैदिक संस्कृत व लौकिक संस्कृत। मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा 500 ईस्वी पूर्व से पाली प्राकृत अपभ्रंश। आधुनिक भारतीय आर्य भाषा 1000 ईस्वी से अब तक। हिंदी और हिंदीतर भाषाएं असमिया, मराठी, गुजराती आदि। मुस्लिम शासकों के समय भारत में न्यायालयों की भाषा कौन सी थी? अरबी, फारसी। मुस्लिम शासकों के समय भारत में न्यायालयों की भाषा अरबी फारसी थी। उसी प्रकार अंग्रेजों के शासनकाल के समय भारत में न्यायालयों की भाषा अंग्रेजी थी। भारत की संपर्क भाषा कौन सी है? भारत की संपर्क भाषा हिंदी है। भारत की संपर्क भाषा हिंदी है तथा विश्व की संपर्क भाषा अंग्रेजी है। निम्नलिखित में से कौन सी भाषा वैज्ञानिक नहीं है? जयशंकर प्रसाद। जयशंकर प्रसाद भाषा वैज्ञानिक नहीं है।
यह काव्यांकार तथा नाटककार है, जबकि सुनीति कुमार चटर्जी, धीरेन्द्र वर्मा, भोलानाथ तिवारी ये सभी भाषा वैज्ञानिक हैं। भाषा की लघुत्तम स्वतंत्र एवं सार्थक इकाई को क्या कहते हैं? शब्द कहते हैं। भाषा की लघुत्तम स्वतंत्र एवं सार्थक इकाई को शब्द कहते हैं, जबकि उच्चारण की दृष्टि से भाषा की लघुत्तम स्वतंत्र इकाई को ध्वनि कहते हैं। हिंदी में अधिकांश शब्द किस भाषा से आए हैं? संस्कृत से आए हैं। हिंदी में अधिकांश शब्द संस्कृत भाषा से आए हैं, जिसे हम तत्सम शब्द कहते हैं, जबकि फारसी, अंग्रेजी, उर्दू विदेशी भाषा के अंतर्गत हैं। खड़ी बोली में व ब्रज भाषा किस उपभाषा के अंतर्गत आती है? किस उपभाषा के अंतर्गत आती है? पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत आती है। खड़ी बोली व ब्रजभाषा पश्चिमी हिंदी उपभाषा के अंतर्गत आती है। पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत खड़ी बोली कोरवी, बांगरू, हरियाणवी, ब्रजभाषा, बुंदेली, कन्नौजी आदि बोलियां आती हैं। पूर्वी हिंदी के अंतर्गत अवधी, बघेली तथा छत्तीसगढ़ी बोलियां आती हैं, जबकि राजस्थानी हिंदी के अंतर्गत मारवाड़ी, जयपुरी, ढूंढाड़ी, मेवाती तथा मालवी बोलियां आती हैं। पहाड़ी हिंदी के अंतर्गत कुमाऊनी तथा गढ़वाली बोलियां आती हैं। दिल्ली व मेरठ के आसपास की बोली का क्या नाम है? खड़ी बोली। दिल्ली व मेरठ के आसपास की बोली का नाम खड़ी बोली है। खड़ी बोली का अन्य नाम कोरवी है। इसका क्षेत्र देहरादून, सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, मेरठ, बिजनौर, रामपुर तथा मुरादाबाद है। ज्ञान विज्ञान के तत्वों को व्यक्त करने वाली विशेष शब्दावली को क्या कहते हैं? पारिभाषिक शब्दावली। ज्ञान विज्ञान के तत्वों को व्यक्त करने वाली विशेष शब्दावली को पारिभाषिक शब्दावली कहते हैं। जैसे विज्ञान के संदर्भ में कोशिका का विशेष अर्थ और उसमें एक ही अर्थ लिया जाता है, ऐसे ही आयकर, राज्यपाल, संसद आदि शब्द हैं। पारिभाषिक शब्दावली किसके लिए है? पारिभाषिक शब्दावली किसके लिए है? ज्ञान की किसी एक शाखा के जिज्ञासु के लिए। पारिभाषिक शब्दावली ज्ञान की किसी एक शाखा के जिज्ञासु के लिए है। ज्ञान के विभिन्न क्षेत्रों विज्ञान, गणित, अर्थशास्त्र, भूगोल, चिकित्सा, वाणिज्य, विधि, दर्शन, प्रशासन आदि क्षेत्रों में होने वाले विकास के कारण अलग अलग प्रकार के पारिभाषिक शब्द विकसित होते जाते हैं, जो विषय विशेष के संदर्भ में एक निश्चित अर्थ को व्यक्त करते हैं। पारिभाषिक शब्दावली का निर्धारण कौन करता है? भाषा वैज्ञानिक करते हैं। पारिभाषिक शब्दावली का निर्धारण भाषा वैज्ञानिक करते हैं। वैज्ञानिक शैली का तात्पर्य किस शैली से है? वस्तुनिष्ठ शैली से। वस्तुनिष्ठ शैली का तात्पर्य वैज्ञानिक शैली का तात्पर्य वस्तुनिष्ठ शैली से है। निम्नलिखित में जो कथन उचित नहीं है उसे छांटिए। जो कथन उचित नहीं है उसे छांटिए। इसमें अनुवाद के लिए केवल किसी एक भाषा का ज्ञान पर्याप्त है, ये उचित नहीं है। एक भाषा में प्रकट किए गए भावों एवं विचारों को दूसरी भाषा में प्रकट करना अनुवाद कहलाता है। जिस भाषा में अनुवाद किया गया है उसे स्रोत भाषा तथा जिस भाषा में अनुवाद किया जाए उसे लक्ष्य भाषा कहते हैं। अनुवाद शब्द अंग्रेजी के ट्रांसलेशन का पर्याय है। अनुवाद के लिए केवल किसी एक भाषा का ज्ञान पर्याप्त है, यह कथन उचित नहीं है, जबकि अनुवाद अंग्रेजी के ट्रांसलेशन का पर्याय है। जिस भाषा में अनुवाद किया जाए उसे स्रोत भाषा और इसी को रिपीट करते हैं। अनुवाद के लिए किसी एक भाषा का ज्ञान पर्याप्त है, यह कथन उचित नहीं है, जबकि अनुवाद शब्द अंग्रेजी के ट्रांसलेशन का पर्याय है। यह जिस भाषा में अनुवाद किया जाए उसे स्रोत भाषा और जिस भाषा में अनुवाद किया जाता है उसे लक्ष्य भाषा कहते हैं तथा एक भाषा में प्रकट किए गए भावों व विचारों को दूसरी भाषा में प्रकट करना अनुवाद कहलाता है। उक्त सभी कथन अनुवाद के लिए उचित है। इनमें से कौन सा गुण अथवा दोष समालोचक में नहीं होना चाहिए? ईर्ष्या भावना। ईर्ष्या की भावना नामक दोष समालोचन में नहीं होना चाहिए। समालोचक का यह कर्तव्य होता है कि समालोचना करते समय किसी व्यक्ति या वस्तु के गुण या दोषों का सही रूप से प्रकट करना ईर्ष्या की भावना के
प्रसिद्ध होने के लिए वह निष्पक्ष रूप से समालोचना नहीं कर पाता है। आप किस कथन को असंगत मानते हैं? आप किस कथन को असंगत मानते हैं? अनुवाद में अनु का अर्थ है पहले लिखना, बाद का अर्थ है उसे पुनः बाद में लिख देना। ये असंगत है। एक भाषा के साहित्य को विश्व के दूसरे क्षेत्रों में पहुंचाने में अनुवाद पुल का कार्य करता है। ये सही है। अनुवाद के माध्यम से संसार का समस्त ज्ञान और साहित्य हमारे पास आ जाता है। ये भी सही है। एक भाषा के व्यक्त भावों व विचारों को दूसरी भाषा में रूपांतरित करना अनुवाद कहलाता है। विकल्प सी में दिए गए कथन अनुवाद में अनु का अर्थ पहले लिखना, बाद का अर्थ में उसे पुनः बाद में लिखना असंगत है। अनुवाद के दो शब्दों के योग से बना है, अनु और वाद, जिसमें अनु का अर्थ बाद में या पुनः से लिया जाता है और बाद का अर्थ कथन। अतः अनुवाद का मतलब पुनः कथन है। बाल साहित्य के विषय में कौन सा कथन सही नहीं है? यह बालकों द्वारा ही लिखा जाना चाहिए। वह बालकों द्वारा लिखा जाना चाहिए। यह कथन बाल साहित्य के विषय में सही नहीं है। बाल साहित्य की भाषा सरल और सुबोध होनी चाहिए। वह बालकों के लिए प्रेरणादायक होनी चाहिए। वह मनोरंजक और रोचक होनी चाहिए। खसकुरा व गुरखाली भाषा है। कौन सी है खसकुरा व गुरखाली भाषा? नेपाल की राजभाषा है। खरखुरा और गुरखाली भाषा नेपाल की राजभाषा है। इनमें से कौन सी ध्वनि अवधि की नहीं है? इसमें से अण्य ध्वनि अवधि की नहीं है। अण्य ध्वनि अवधि की नहीं है। अवधि में कर्ता कारक ने का निर्यात अभाव है। अवधि में या तथा वा ध्वनि का प्रयोग किया जाता है। जैसे किताब में किताबा, कोपियाँ, फाइल को फाइलिया, लोटा को लोटना, लोटवा आदि। अवधि भाषा में अण्य ध्वनि के स्थान पर न का प्रयोग किया जाता है। कोई भी बोली या भाषा मानकता प्राप्त करने पर हो जाती है सरल। कोई भी बोली या भाषा मानकता प्राप्त करने पर सरल हो जाती है। साथ ही साथ उसका अर्थ भी स्पष्ट होने लगता है। न्यायालयीय भाषा में शब्द और उसके अर्थ में निश्चितता रहती है। न्यायालयीय भाषा में शब्द और उसके अर्थ में निश्चितता रहती है, जिससे किसी प्रकार के भ्रम की स्थिति उत्पन्न न हो। व्यवहार के आधार पर शब्द कितने प्रकार के होते हैं? व्यवहार के आधार पर शब्द दो प्रकार के होते हैं। व्यवहार के आधार पर शब्द के दो भेद होते हैं, सामान्य और तकनीकी शब्द। सामान्य शब्द वे शब्द हैं जिनको हम दैनिक जीवन में आम बोलचाल के लिए प्रयोग में लाते हैं, उन्हें सामान्य शब्द कहते हैं। इसका अर्थ कोई भी आसानी से समझ लेता है, जैसे घर, कपड़ा, रोटी, किताब, खाना, पानी, कमरा, नदी आदि। तकनीकी शब्द वे शब्द जिनका संबंध विभिन्न विषयों, व्यवसायों, विज्ञान आदि से होता है, वे तकनीकी शब्द कहलाते हैं। सचिव, कनिष्ठ, वरिष्ठ, निर्देशालय, रसायन, कोशिका, जीवाश्म आदि। खरोष्ठी लिपि की उत्पत्ति किससे हुई है? खरोष्ठी लिपि की उत्पत्ति अरमाइक लिपि से हुई है। खरोष्ठी लिपि अरमाइक लिपि से हुई है। खरोष्ठी भारत की दो प्राचीनतम लिपियों में से एक है। यह दाएं से बाएं लिखी जाती है। सम्राट अशोक ने शाहबाजगढ़ी और मनसेहरा के अभिलेख खरोष्ठी लिपि में ही लिखवाए थे। इसके प्रचलन की देश और काल परक सीमाएं ब्राह्मी की अपेक्षा संकुचित रही हैं और बिना किसी प्रतिनिधि लिपि को जन्म दिए ही देश से इसका लोप हो गया है। इस वीडियो में इतना ही। चैनल को शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।